राधे राधे दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास रहेगी, ये जीवो में जो श्वसन हमने पढ़ा था, जीवो में श्वसन एवं परिवहन से संबंधित हमने थ्योरी की जो क्लासें ली थी, उसके बाद उससे संबंधित एमसीक्यू की क्लास रहेगी। इसके बाद हम जीवो में जनन की क्लास लेंगे, जो बायोलॉजी से संबंधित आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। और एक तरह से आप समझे तो रीट मेंस में जो आपका जनरल साइंस से संबंधित सिलेबस है, उसमें आखिरी टॉपिक हमारा बचा है जीवो में जनन, उसकी क्लास हम लेंगे। विज्ञान से संबंधित या जनरल साइंस से संबंधित जो ये सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, जनरल साइंस या एक तरह से बात करें तो विज्ञान की हम शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। विज्ञान की शिक्षण विधियां मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम फिर मैथ्स की शुरुआत करेंगे। तो आज जो हम है जियो में श्वसन एवं परिवहन से संबंधित एमसीक्यू की क्लास है, उसको लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लगभग जो भी उससे संबंधित बनते थे वो सारे मैंने यहाँ पे ले लिए। तो हम शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस की, एक के बाद एक कौन सा प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो भी आप देखते जाना। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? जो श्वसन प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसमें जो ग्लूकोज है इसका पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ए ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम और डी ऑप्शन है लाइसोसोम। तो जो श्वसन प्रक्रिया है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो बी ऑप्शन रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, अवायवीय श्वसन का एक उत्पाद है। जो अवायवीय श्वसन की जो अभिक्रिया थी, उसके फलस्वरूप जो उत्पाद आते हैं, तो हमें उस उत्पाद के बारे में पूछा गया है। एक उत्पाद कौन सा? ए ऑप्शन है CO2 और H2O, बी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड या एथेनॉल, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है ग्लूकोज। तो अवायवीय श्वसन में मैंने आपको एक अभिक्रिया बताई थी, जो मैं आपके सामने भी लिखता हूं, C6H12O6। यह जो था अवायवीय श्वसन में हम बात करें तो यह टूट के क्या बना था? 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस यहाँ पर एक ऊर्जा के रूप में 56 किलो कैलोरी ऊर्जा निकली थी। तो अवायवीय श्वसन की जो अभिक्रिया थी दोस्तों वो यह थी। इसमें जो उत्पाद की हम बात करें तो उत्पाद के रूप में आप देखो C2H5OH इथेनॉल जो बनता है, या इसको लैक्टिक एसिड या इथेनॉल जो आपको ऑप्शन में दिया गया है, इसकी हम बात करें तो C2H5OH का इसमें बनता है। CO2 भी बनता है, लेकिन ए ऑप्शन में आपके CO2 और H2O दोनों दिया था, इसलिए ऑप्शन आपका आंसर नहीं हुआ। जबकि बी ऑप्शन में लैक्टिक एसिड या इथेनॉल की हम बात करें तो ये जो है आपका इसमें बन रहा है। इसलिए जो अवायवीय श्वसन का एक उत्पाद की हमारे सामने बात होगी, तो जो बी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड या इथेनॉल, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, मनुष्य में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय कहाँ होता है? जो मनुष्य है उसमें फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय कहाँ होता है? ए ऑप्शन है श्वास नली में, बी ऑप्शन है ब्रोंकियोल्स में, सी ऑप्शन है वायु कोशिकाओं में और डी ऑप्शन है डायफ्राम में। या वायु कोशिकाओं की हम बात करें जिन्हें हम एल्वियोली भी बोलते हैं, इनमें क्या होता है दोस्तों? मनुष्य के फेफड़ों के अंदर गैसीय विनिमय कहाँ होता है? वायु कोशिकाओं में होता है। तो सी ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, किस स्थिति में श्वसन दर सबसे अधिक होती है? ऐसा कौन सा समय है जब श्वसन दर क्या होगी? सर्वाधिक होगी। ए ऑप्शन है सोते समय, बी ऑप्शन है कठोर व्यायाम करते समय, सी ऑप्शन है बैठे समय और डी ऑप्शन है हमेशा एक समान होती है। तो मैंने आपको थ्योरी की क्लास में भी लिखाया था, जब कठोर व्यायाम हम करते हैं तब जो है श्वसन दर क्या रहती है? सर्वाधिक रहती है। नेक्स्ट हम बात करें, एटीपी का पूरा नाम क्या है और यह जीवों में किस रूप में कार्य करता है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन है एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफास्फेट और यह ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है। बी ऑप्शन है एडेनोसिन थायरोफास्फेट, एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। एडेनोसिन टेट्राफास्फेट एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। एडेनोसिन ट्राइप्रोटीन एक पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। तो एटीपी की जो है दोस्तों, इसका पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट और यह क्या करता है? एक ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करें, मछली में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? जो मछलियां है इसमें श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? विभिन्न प्राणियों और जंतुओं में मैंने श्वसन के अंगों को भी आपको थ्योरी की क्लास में लिखाया था। तो जो मछलियों में श्वसन है दोस्तों, ए ऑप्शन है फेफड़े, बी त्वचा, सी गलफड़े और डी ऑप्शन है ट्रेकिया। तो जो मछली में श्वसन है दोस्तों, गलफड़े है जिसे हम गिल्स भी कहते हैं, के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा भाग हवा को फिल्टर, गर्म और नम करता है? तो जो मानव श्वसन तंत्र है इसमें ऐसा कौन सा भाग है जो हवा को फिल्टर भी करता है, गर्म भी करता है और नम भी करता है? ये ऑप्शन है श्वास नली, बी ऑप्शन है ग्रसनी, सी है नासा गुहा और डी ऑप्शन है फेफड़े। तो जो दोस्तों नासा गुहा रहती है, यह मानव श्वसन तंत्र में क्या करती है? हवा को फिल्टर करती है, गर्म करती है और नम भी करती है। तो जो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट हम बात करें श्वसन के दौरान ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। जो हम श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वायवीय श्वसन की अंतर्गत यह क्रिया होती है, तो उसमें कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। ए ऑप्शन है 2 एटीपी, बी है 6 एटीपी, सी ऑप्शन है 38 एटीपी और डी ऑप्शन है 10 एटीपी। तो जो है सी ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर रहेगा। 38 एटीपी ऊर्जा उसमें क्या होती है, उत्पन्न होती है जब ग्लूकोज का क्या होता है दोस्तों, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में डायफ्राम की क्या भूमिका है। जो श्वसन की प्रक्रिया है इसमें डायफ्राम की क्या भूमिका है। ए ऑप्शन है रक्त को पंप करता है, बी ऑप्शन है भोजन पचाने में मदद करता है, सी ऑप्शन है श्वसन के दौरान फेफड़ों को फैलाता और संकुचित करता है, और डी ऑप्शन है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो जो ऑप्शन सी है दोस्तों, श्वसन के दौरान फेफड़ों को फैलाता और संकुचित करता है, यहाँ पर यह आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें किण्वन किस प्रकार के श्वसन का उदाहरण है। जो किण्वन है दोस्तों यह कौन से श्वसन का उदाहरण है। ये ऑप्शन है वायवी, बी है अवायवी, सी है प्रकाश श्वसन और डी ऑप्शन है श्वसन चक्र। तो जो किण्वन है दोस्तों यह अवायवी श्वसन का क्या है, प्रकार है, अवायवी श्वसन का क्या है, एक उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करें हीमोग्लोबिन किस गैस के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों वो किस गैस के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ये ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है मीथेन। तो जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों यह ऑक्सीजन के परिवहन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हम बात करें श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है। जो श्वसन की प्रक्रिया है दोस्तों इसके दौरान जो है ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है। ए ऑप्शन है केवल उष्मा के रूप में, बी है केवल प्रकाश के रूप में, सी ऑप्शन है एटीपी और उष्मा के रूप में, और डी ऑप्शन है केवल एटीपी के रूप में। तो जो सी ऑप्शन है दोस्तों ये यहाँ पर सही रहेगा, एटीपी और उष्मा के रूप में जो है ऊर्जा है मुक्त होती है श्वसन के दौरान। नेक्स्ट हम बात करें अवायवीय श्वसन का उत्पाद खमीर में क्या होता है। अवायवीय श्वसन का उत्पाद खमीर का मतलब यहाँ पर जो यीस्ट है इसमें बात हो रही है, यीस्ट की बात हो रही है। तो अवायवीय श्वसन का उत्पाद यीस्ट में क्या होता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक एसिड एवं CO2, बी ऑप्शन है इथेनॉल और CO2, सी ऑप्शन है जल और CO2 और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन और एटीपी। तो जो अवायवीय श्वसन में जो है दोस्तों जो खमीर या यीस्ट जो है एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया कौन सी, किण्वन करता है। अवायवीय श्वसन में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया जो होती है यीस्ट या खमीर के द्वारा वो कौन सी होती है, किण्वन की होती है। यह किण्वन की जो प्रक्रिया रहती है यह अवायवीय श्वसन के दौरान होती है, और इसमें जो उत्पाद रहता है दोस्तों इथेनॉल और CO2 होती है। मैंने आपको इससे पहले वो एक अभिक्रिया लिखाई थी उसमें आपने देखा था इथेनॉल C2H5OH और CO2 दोनों ही उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हुए थे। तो वही अभिक्रिया है, और प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया अवायवीय श्वसन का उत्पाद खमीर के रूप में क्या होगा, तो इथेनॉल और CO2 उसका क्या रहेगा, उत्पाद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें वायवीय श्वसन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव में, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी ऑप्शन है कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, और डी ऑप्शन है नाभिक में। तो जो वायवीय श्वसन है दोस्तों यह कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है। देखो वायवीय श्वसन जो है दोस्तों यह 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में, 2 चरणों में। इसके 2 चरण हैं। अब 2 चरणों की अगर हम बात करें तो पहला जो चरण होता है, इस पहले चरण की अगर हम बात करेंगे तो यह होगा हमारा ग्लाइकोलाइसिस। यह हो गया हमारा पहला चरण। उसके बाद अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो जो क्रेब्स चक्र है यह दूसरे चरण में आता है। अब पहला चरण जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है दोस्तों यह किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है। और जो दूसरा चरण है क्रेब्स चक्र यह कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो वायवीय श्वसन के 2 चरण हैं, एक चरण है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा चरण है क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होगी वो कहां होगी, कोशिका द्रव में होगी, और जो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया है यह कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो जो वायवीय श्वसन है यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही क्या होता है, इसकी जो प्रक्रिया दोस्तों वो संपन्न होती है। तो जो सी ऑप्शन है आपका यह क्या रहेगा, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मानव में किस प्रकार की रक्त वाहिकाओं की दीवारें सबसे पतली और गैसीय विनिमय के लिए उपयुक्त होती है। ए ऑप्शन है धमनियां, बी ऑप्शन है शिराएं, सी ऑप्शन है केशिकाएं और डी ऑप्शन है आर्टियोल्स। तो जो केशिकाएं जो है दोस्तों यह मानव में उस एक ऐसे रक्त वाहिकाएं हैं जो क्या है सबसे पतली है और
क्या करती है, ये गैसीय विनिमय के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है या उपयुक्त होती है। तो सी ऑप्शन जो केशिकाएं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है, जिसमें जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका ऑक्सीजन का परिवहन करती है। वह कौन सी रक्त कोशिका है जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ए ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, बी ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका, सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स और डी ऑप्शन है लसीकाणु। तो यहाँ पर जो दोस्तों लाल रक्त कोशिका है, ये उत्तर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाएं क्या कार्य करती है, ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। नेक्स्ट हम देखें, मानव में हिकअप्स मतलब हिचकी, जो सामान्य रूप से हिचकी बहुत से लोगों में सभी को आती ही है, का मुख्य कारण क्या है। तो जो हिचकी है इसका मुख्य कारण क्या है, प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है फेफड़ों में पानी जाना, बी ऑप्शन है डायफ्राम का अनैच्छिक संकुचन, सी ऑप्शन है हृदय में गति में वृद्धि और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। तो जो हिचकी है दोस्तों वह डायफ्राम का जो है अनैच्छिक संकुचन जो होता है उसकी वजह से आती है। तो जो बी ऑप्शन है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, गैसीय विनिमय के लिए फेफड़ों में वायु कोशिकाओं की सतह की विशेषता क्या है। जो गैसीय विनिमय है जो फेफड़ों में होता है उसके अंदर जो अंतिम रूप से जो अंतिम भाग हमने वायु कोशिकाएं पढ़ी थी उसकी क्या विशेषताएं होती है, यहाँ प्रश्न में पूछा गया। ए ऑप्शन है मोटी और सूखी सतह, बी ऑप्शन है छोटी सतह क्षेत्र, डी ऑप्शन है पतली नम और बड़ा सतह क्षेत्र, जो सी ऑप्शन है आपका पतली नम और बड़ा सतह क्षेत्र, और डी ऑप्शन है कठोर और अपरिवर्तनीय सतह। तो जो गैसीय विनिमय के लिए फेफड़ों में वायु कोशिकाओं की सतह होती है उसकी विशेषता होती है दोस्तों यह पतली नम और इसका क्या रहता है, बड़ा सतह क्षेत्र होता है। जो सी ऑप्शन रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, वह प्रक्रिया जिसमें जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्या कहलाती है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग ना करते हुए भी क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये ऑप्शन है वायवीय श्वसन, बी है अवायवीय श्वसन, सी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण और डी ऑप्शन है किण्वन। तो जो अवायवीय श्वसन है यह क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ही क्या होती है दोस्तों, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, श्वसन के उप उत्पाद के रूप में मनुष्य क्या उत्सर्जित करते हैं। जो श्वसन है उसके उप उत्पाद के रूप में मनुष्य क्या उत्सर्जित करता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन और जल, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको अभिक्रिया लिखाई थी जहां पर हम देखते हैं जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन प्रक्रिया हुई थी उसमें उत्पाद में हमें क्या प्राप्त हुआ था, तो C6H12O6 प्लस 6O2, तो उत्पाद के रूप में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा में प्राप्त हुई थी। तो जो मैंने आपको अभिक्रिया लिखाई थी C6H12O6 प्लस 6O2 उत्पाद के रूप में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिली थी। 686 किलो कैलोरी हमें क्या मिली थी, ऊर्जा मिली थी। तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ था, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल। तो जो बी ऑप्शन है आपका ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो श्वसन के उप उत्पाद के रूप में मनुष्य क्या उत्सर्जित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्सर्जित करता है। तो जो बी ऑप्शन है आपका यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो उसकी श्वसन दर में क्या परिवर्तन होगा। अगर कोई व्यक्ति है वो ऊंचाई पर जाएगा तो उसके श्वसन दर में क्या परिवर्तन होगा। ए ऑप्शन है श्वसन दर जो है कम हो जाती है, बी ऑप्शन है श्वसन दर बढ़ जाती है, सी ऑप्शन है श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और डी ऑप्शन है श्वसन दर पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। तो जो अगर कोई व्यक्ति है वो अगर ऊंचाई पर जाता है तो उसकी श्वसन दर जो है दोस्तों वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो बी ऑप्शन रहेगा आपका ये क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें, मानव में श्वास नली की दीवारें कार्टिलेज के छल्लों से क्यों बनी होती है। जो कार्टिलेज के छल्ले या सी आकार के छल्लों की हमने बात करी थी उनसे क्यों बनी रहती है। तो ए ऑप्शन है रक्त को फिल्टर करने के लिए, बी ऑप्शन है इसे टूटने से बचाने और हवा को मार्ग को खुला रखने के लिए, जो हवा का मार्ग है उसे खुला रखने के लिए, और उसे जो नली जो रहती है मानव श्वास नली उसे टूटने से बचाने और हवा के मार्गों को खुला रखने के लिए। सी ऑप्शन है गैसों के आदान प्रदान के लिए,
सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए और डी ऑप्शन है इसे अधिक लचीला बनाने के लिए। तो जो मानव में श्वास नली की हम बात करें वह सी आकार के छल्ले या फिर कार्टिलेज के छल्लों से बनी होती है। क्यों? क्योंकि यह इसे टूटने से बचाते हैं और हवा के मार्ग को क्या रखते हैं? खुला रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। जो क्रेब्स चक्र है दोस्तों इसमें किसका संश्लेषण होगा? तो जो क्रेब्स चक्र में दोस्तों ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है पायरुविक अम्ल, सी है ग्लूकोज एटीपी और डी ऑप्शन है फ्यूमेरिक अम्ल। तो क्रेब्स चक्र में फ्यूमेरिक अम्ल का संश्लेषण होता है। पायरुविक अम्ल की हम बात करें तो यह जो है ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, ग्लाइकोलाइसिस की हमने बात करी थी, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी उसमें जो है अंत में जो उत्पाद बनता है, तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है उसमें अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल बनता है या अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल हमें प्राप्त होता है। अंत में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल मिलता है। लेकिन क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो फ्यूमेरिक अम्ल का इसमें क्या होता है दोस्तों? संश्लेषण होता है। इस क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र भी बोलते हैं, याद रखना, सिट्रिक अम्ल चक्र। क्रेब्स चक्र का अन्य नाम सिट्रिक अम्ल चक्र भी होता है और इसमें जो संश्लेषण होगा वो फ्यूमेरिक अम्ल का होगा। पायरुविक अम्ल की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में अंत में जो बनता है वो पायरुविक अम्ल बनता है। नेक्स्ट हम बात करें श्वसन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद की हम बात करें जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? वही हमने जो विक्रिया लिखी थी उसमें हमें देखा था अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ था? CO2, H2O और ATP ऊर्जा। तो सी ऑप्शन जो रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। श्वसन का अंतिम उत्पाद की यहाँ बात हो रही, मतलब जो वायवीय श्वसन वाली बात थी, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में जो हमने अभिक्रिया लिखी थी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहां उत्पाद के रूप में हमें CO2, H2O और ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो सी ऑप्शन रहेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें निचला श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। निचले श्वसन तंत्र का निम्न में से कौन सा भाग नहीं है? ए ऑप्शन है श्वास नली, बी है श्वसनी, सी ऑप्शन है फेफड़े और डी ऑप्शन है ग्रसनी। तो जो दोस्तों ग्रसनी आती है या ऊपरी श्वसन तंत्र में आती है, बाकी ये तीनों ही निचले श्वसन तंत्र में आते हैं। तो डी ऑप्शन जो रहेगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग नहीं है पूछा गया है, तो ग्रसनी हमारा क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें हमारी छोड़ी हुई श्वास की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? जब हम सांस लेते हैं उसके बाद जब हम सांस को वापस छोड़ते हैं तो जो हमारे श्वास जो छोड़ते हैं उस टाइम पे CO2 की कितनी मात्रा होती है? ए ऑप्शन है 4%, बी 8%, सी 12% और डी ऑप्शन है 16%। तो जो छोड़ी हुई हवा की हम बात करें तो उसमें जो रहती है CO2 की मात्रा वो 4% रहती है दोस्तों। ठीक है, 4% के लगभग CO2 की मात्रा उसमें रहती है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन है 14 से 16 बार, बी ऑप्शन है 20 से 25 बार, सी ऑप्शन है 12 से 41 बार और डी ऑप्शन है 70 से 72 बार। तो मनुष्य 1 मिनट में दोस्तों 14 से 16 बार सांस लेता है। कभी कभी आपको ऑप्शन 16 से 18 भी दे सकते हैं, मतलब यह रेंज जो रहेगी लगभग 15-16 के आसपास ही रहेगी। जो 15-16 के आसपास वाला जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो आपको उठाना रहता है। कभी अगर ये ऑप्शन में 16 से 18 भी दिया रहता तो यह आंसर भी आपका सही माना जाता। अगर आपको मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है तो 14 से 16 दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। 14 से 16 की जगह 16 से 18 भी दे देते तो ये ऑप्शन भी सही माना जाता। अगर ए ऑप्शन 14 से 16 की जगह 16 से 18 रहता तो भी ए ऑप्शन ही हमारा सही आंसर रहता, क्योंकि हमें रेंज जो है वो देखनी है। जैसे मैंने आपको थ्योरी में लिखा है तो वहां पर आपको मैंने 14 से 16 मान लो लिखा है, तो इस 14 से 16 के निकटतम कौन सा है? अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसके निकटतम कौन सा है? 16 से 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अलग अलग किताबों में थोड़ा सा इसको फ्लक्चुएट किया जाता है रेंज को, वो अपने अपने हिसाब से या उन्होंने जहां से पढ़ा उस हिसाब से उन्होंने बताया, तो उस हिसाब से कभी जैसे 14 से 16 की जगह अगर 16 से 18 दे रखा है तो यह आपका उत्तर यह भी सही माना जाएगा अगर ऑप्शन में आपको 14 से 16 नहीं दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तब तो वह 21% मात्रा रहती है, क्योंकि बाहरी वायु से सीधे ही हम क्या रहते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तब तो वह 21% रहती है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को वापस बाहर की ओर या श्वसन प्रक्रिया में जब हम बाहर की ओर सांस छोड़ते हैं तब ऑक्सीजन की मात्रा
कितनी रहेगी? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है 14%, बी 16%, सी 20% और डी है 25%। तो जो 16% है बी ऑप्शन, ये आपका आंसर सही माना जाएगा। जब बाहर निकलेगी तब वह कितनी निकलेगी? 16%। मैंने आपको नोट्स में 17% लिखाया था। कितना? 17%। लेकिन आपको याद रखना है, जहां मैंने आपको नोट्स में 17% लिखा है तो इस 17 के निकटतम कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन 16%। ये मैंने इसलिए बता रहा हूं आपको, ताकि कभी जैसे मैंने आपको नोट्स में 17% आंसर के रूप में लिखा है, 17% ऑक्सीजन छोड़ते समय बाहर निकलती है, लेकिन अगर ऑप्शन में कभी 17 नहीं दिया हुआ है तो जो 17 के निकटतम क्या है? 16 है, तो हम 16 वाला ऑप्शन यहाँ पर सही मानेंगे। तो यहाँ जो 16% रहेगा दोस्तों, ये आंसर रहेगा। 16% से मतलब मेरा ये कहना का बात है कि जैसे आपको नोट्स में मैंने 17% लिखा है, लेकिन प्रश्न बनाने वाला किस प्रकार से या किस नोट्स से या वो कहाँ से प्रश्न ले रहा है और उसमें उसको 4 ऑप्शन किस प्रकार के दिए हुए, तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने नोट्स में 17% लिखा था, यहाँ 17% तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब प्रश्न का आंसर जो गलत है। आप 17 को भूल जाओ, 17 के पास क्या दिख रहा है? 16, तो 16 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा ये आपका आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, प्रथम श्वसन अंग है। जो प्रथम श्वसन अंग है वह क्या है? ए ऑप्शन है मुख, बी ग्रसनी, सी नासिका और डी है श्वास नली। तो दोस्तों मैंने आपको थ्योरी में बताया था, प्रथम श्वसन अंग की हम बात करें तो नासिका या नाक जो है वह क्या है? प्रथम श्वसन अंग है। आज के क्लास के जो एमसीक्यू से संबंधित क्लास थी उसको यही खत्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी वह जीवों में जनन से संबंधित रहेगी। उसके बाद में आपको जो सामान्य विज्ञान या विज्ञान की शिक्षण वीडियो की बात करें वह भी पढ़ा दूंगा। फिर हम मैथ की क्लासेस शुरू करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।